स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसके अंदर आज हम कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं। आज हम कवर करने वाले हैं क्योटो प्रोटोकॉल, राइट। जैसे कि हमने ऑलरेडी बहुत से यहाँ पे जो लेक्चर्स कंप्लीट किए, यानी कि ये हमारा सीरीज़ का कौन सा लेक्चर है, ये हमारा 4th लेक्चर है जिसके अंदर हम क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में बात करें। यानी कि इससे पहले हम और भी लेक्चर्स डन कर चुके हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इससे पहले हम और भी लेक्चर्स डन कर चुके हैं। कौन से लेक्चर्स हैं? इसके अंदर हमने नेट ज़ीरो, कौन सा टॉपिक सबसे पहले हमने समझा था? नेट जीरो को हमने समझा। फिर उसके बाद नेट जीरो के बाद कौन सा हमारा टॉपिक है? उसके बाद हमारा है कॉप 26। कॉप 26 के बाद हमने कौन सा टॉपिक किया है? कॉप 21। यानी कि हम क्या कर रहे हैं? बैकवर्ड लिंकेजेस क्रिएट करते जा रहे हैं। जैसे ये हमारा सबसे पहला टॉपिक, फिर उसके बाद सेकंड, ये थर्ड, और आज का हमारा कौन सा टॉपिक है? आज का हमारा टॉपिक है क्योटो प्रोटोकॉल। देखिए, जैसा हम ऑलरेडी इस शब्द को समझ चुके हैं, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है जो लीगली बाइंडिंग हो, राइट। लीगली बाइंडिंग का मतलब क्या है? ऐसे कुछ यहाँ पे प्रावधान बनाए जाते हैं, ऐसे कुछ यहाँ पे कमिटमेंट की जाती हैं। इन केस अगर कोई नहीं करता तो उसके ऊपर क्या होगा? वहाँ पे पेनल्टीज लगाई जाती हैं, राइट। तो ये आज के हमारे जो लेक्चर है, या आप इसको वीडियो की सीरीज समझ लीजिए, इसके अंदर हमारे कौन से की पॉइंट्स हैं जो हम फोकस में रखेंगे। सबसे पहले की फैक्ट्स क्या है क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड, यानी कि हमें डिटेल में समझना है कि क्योटो प्रोटोकॉल मतलब कि क्या, ये क्यों लाया गया था, उसका बैकग्राउंड भी देखेंगे। स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या था, और उसके 20 साल बाद रियो डी जनेरियो के अंदर अर्थ समिट हुआ था, वहाँ पे और क्या क्या डिसीजन लिए गए, ये सारी चीज़ें इसके अंदर रहेंगी। यानी कि इंडिया का क्योटो के साथ क्या रिलेशन है, प्लस में दोहा एग्रीमेंट क्या है, दोहा अमेंडमेंट क्या है, ये देखेंगे हम। उसके बाद इंडिया और दोहा अमेंडमेंट, यानी कि जो दोहा अमेंडमेंट हुए थे उस पर इंडिया का क्या रिस्पॉन्स था। फिर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है यहाँ पे FAQ के फॉर्म में, राइट। अब एक और चीज़ यहाँ पे हम पता क्या करने वाले हैं, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी ये एक जर्नल अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन सवाल ये है कि कंपटीशन के अंदर किस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे और उनके अंदर कौन से पॉइंट ऐसे जो आपके दिमाग में होने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्या क्या चीज़ें शेयर करने वाला हूँ यूपीएससी से रिलेटेड। क्या आपके पास की फैक्ट्स होने चाहिए क्योटो से रिलेटेड और दोहा अमेंडमेंट से रिलेटेड, इसके ऊपर सवाल आने के 100% चांसेस है। तो करें अपना आज का काम स्टार्ट। कोई क्वेश्चन आपका? करें, चलिए। तो हमारा सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक क्या देखने को मिल रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली है क्या। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, ये क्या है? आपकी एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, और जो कि किसकी बात करती है? ये ग्रीन हाउस एमिशन जो हो रहे हैं उसको कम करने की बात कर रही है, राइट। और इसमें कितनी ग्रीन हाउस गैसेज है? 6 ग्रीन हाउस गैसेज है। अब सवाल आता है कि ये कौन सी 6 ग्रीन हाउस गैसेज है जिसको हम कम करना चाह रहे हैं? ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर सारे नाम दिख रहे हैं आपको, बिल्कुल सही। ये है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन और सल्फर हेक्सा, राइट। तो ये आपकी टोटल 6 क्या है? आपके ग्रीन हाउस गैसेस जो कि एज पर क्योटो प्रोटोकॉल क्या कर रहे थे? इनके लेवल को कम करना था, इनके एमिशंस को कम करना था। कितना कम करना था? क्या 10%, 15% या 5.2%? कितना कम करना है अभी आने वाले जो यहाँ पे स्लाइड्स है उसके अंदर हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इस भारी भरकम जो यहाँ पे लाइन लिखी हुई है इसके ऊपर कोई ध्यान मत दीजिएगा। लास्ट में मैं आपको एक कंप्लीट फ्लो डायग्राम बना के दूंगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस आप एक नोट फॉर्म में कैसे बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है क्योटो प्रोटोकॉल के तहत? इसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंगली इसे बनाया गया है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे वर्ड क्या आता है? पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका मतलब ये हुआ जो कंट्री अभी ग्रो होना स्टार्ट हुई है, क्या उसने यहाँ पे सबसे ज्यादा पोल्यूशन फैलाया होगा? आंसर है नो। तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन किसने फैलाया होगा? जो कंट्री ऑलरेडी डेवलप हो चुकी है। कोई एग्जांपल बताओ, कौन सी कंट्री डेवलप हो चुकी है? अरे सर, ये भी कोई सवाल है? हाँ जी, ये भी कोई सवाल नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि ये जैसे ही वर्ड आया ना पॉल्यूटर पे, यहाँ पे एक स्टार्ट हो जाती है क्या? इंटरनेशनल लेवल पे कि हमसे आगे कौन, यानी कि हमें कौन बोलेगा कि आपको ये कम करना है। समझ में आ गया मैं किसका नाम ले रहा हूँ? मैं यूएस की नाम, जो यूएस है वो इसके अंदर फोरफ्रंट पे है, जो पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा करता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे यूरोपियन यूनियंस हो गई, राइट। और इसके अंदर जितनी और डेवलप्ड कंट्री हैं जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, बाल्टिक नेशन, स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज है वो इसके अंदर आती हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है? ये इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल है। और एक और चीज़ हमने पढ़ी है, 2 वर्ड होते हैं, एक होता है कन्वेंशन और एक होता है प्रोटोकॉल। कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग नहीं होता, प्रोटोकॉल आपका लीगली बाइंडिंग होता है, राइट। तो यहाँ पे इस प्रोटोकॉल की पहली कमिटमेंट का जो टाइम पीरियड है 2008 है, ये याद रखना। 2008 से ये 2012 का इसका टाइम पीरियड है। और इसके अंदर कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है?
36 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। इनमें से 36 कंट्रीज ने ये बोला कि हमें कैसा चाहिए, फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म चाहिए। फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म क्या होता है, इनके कहने का मतलब है, फ्लेक्सिबल का मतलब अगर हम अपनी कंट्री में कम नहीं कर पा रहे तो हम किसी और कंट्री के अंदर कोई नया प्लांट लगा सकते हैं। जैसे कि आपका ग्रीन क्या बोलते हैं, अरे एकदम से दिमाग से नहीं, सोलर पावर जो प्लांट है उसको लगा सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन ट्रेडिंग भी बोल सकते हैं, राइट। तो ये सारे फ्लेक्सिबल मैकेनिज्म के अंदर आते हैं। उसके बाद सेकंड जो फेज है कहाँ से स्टार्ट होता है, सेकंड फेज आपका स्टार्ट होता है 2013 से लेकर के 2020 तक इसका सेकंड फेज चला है, राइट। तो इसके तहत पहले हम पहले फेज में देख ले कि क्या क्या हुआ है। पहले फेज के अंदर जो 36 डेवलप्ड कंट्री है उनका जो टारगेट था, उनका टारगेट ये था कलेक्टिवली उनको 5.2% क्या करनी है, एमिशन को कम करना है। और किस लेवल से, जो 1990 यानी कि 1990 जो उनका लेवल था उसका कितना कम करना है, 5.2% कम करना है। क्या कम हुआ, कम होने की बजाय 32% इनका बढ़ा है। 1990 से लेकर के 2010 तक का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो यहाँ पे जो बात हुई थी रिडक्शन की, रिडक्शन होने की बजाय यहाँ पे आपको 32% का क्या देखने को मिल रहा है, 32% यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। तो यहीं पे अगर हम बात करें, अगर इंक्रीमेंट हुआ है तो इसका मतलब क्या ये फेल हो गया। देखिए एक चीज आप हमेशा लाइफ में भी ध्यान रखना, जब एक गोल होता है, ठीक है, जब आपका गोल सिंगल होता है उसको अचीव करना बहुत आसान है, राइट। जैसे कि यहाँ पे हमें O3 है, उसको कम करना था तो पूरी दुनिया का फोकस किसके ऊपर हो गया, O3 के लेवल को कम करने के। उसको अचीव भी किया जा सका क्योंकि इसकी वजह से क्या हो रहा था, ओजोन डिप्लीशन हो रही थी। लेकिन जो यहाँ पे आपका क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अंदर कितनी गैसेस का यहाँ पे जिक्र हुआ है, 6 गैसेस का जिक्र हुआ है। तो अब एक बात बताइए, 6 गैसेस को एकदम से कम करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज स्टैब्लिश है इसके ऊपर। जैसे आपके रेफ्रिजरेटर हो गए, जैसे आपके एयर कंडीशनर्स हो गई, इनके अंदर क्या होता है, आपके CFC यूज होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज होते हैं, या आपके जैसे ग्रीन हाउस गैसेज है ये इनके अंदर यूज होती हैं। और ऑब्वियसली हमें पता है 1990 के बाद रेफ्रिजरेटर, AC इनका जो यूजेज है कम होने की बजाय क्या हुआ है, बढ़ा है। तो इनके एमिशन का लेवल कैसे कम हो जाएगा, राइट। तो इसको समझते हुए हम क्या देखेंगे, अभी जो कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एक बार समझ लेते हैं। वन लाइनर क्वेश्चन मतलब जैसे कि SSC में पूछे जाते हैं, बैंक PO में पूछे जाते हैं कि आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल है कब अडॉप्ट किया गया। ये अडॉप्ट किया गया 11 दिसंबर 1997 यानी कि 1997 के अंदर इसको अडॉप्ट किया। थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे इसका कि यही तारीख क्यों, इससे पहले क्या चल रहा था, वो सारी चीजें आएंगे अभी बैकग्राउंड के अंदर। कितनी कंट्रीज ने इसको अभी क्या किया है, अडॉप्ट किया है, मतलब पार्टीज कितनी है, अडॉप्ट अलग चीज हो गई, पार्टीज कितनी है क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर, 192 कंट्री। यहाँ पे आपसे SSC के अंदर किस तरीके के सवाल आ सकते हैं, सवाल इस तरीके का पूछा जा सकता है, सबसे लास्ट कंट्री कौन सी थी, अफगानिस्तान आप बता सकते हैं, राइट। सबसे लास्ट यानी कि 192nd कंट्री कौन सी थी, अफगानिस्तान। उसके बाद यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए है, क्योटो जो आपकी ये मीटिंग हुई है 11 दिसंबर 1997 को हुई है, लेकिन ये फोर्स में कब आया है, ये फोर्स में आया है 16 फरवरी 2005 को फोर्स में आया है, राइट। तो अब एक चीज आपने गौर की, यहाँ पे 1997 और इधर 2005 कितने साल हो गए, 8 साल के बाद यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ है वो लागू हुआ है। अब उसको इंप्लीमेंट करने की डेट कब से कब तक है, 2008 से 2012। एक चीज आपने गौर की, बात स्टार्ट हुई है 1997 में, उसके 11 साल बाद चीजें इंप्लीमेंट होने लगी हैं, राइट। 11 साल बाद अब आप देख लो इतने टाइम ड्यूरेशन में कितना यहाँ पे एमिशन और बढ़ा होगा और कितना ज्यादा नुकसान हुआ होगा, राइट। अच्छा, एक हमने यहाँ पे पॉइंट देखा था, कौन सा पॉइंट, कि 2030 यहाँ पे जो आपका लेवल क्या होना था, कम होना था कितना, 5.2%, लेकिन वो बढ़ा है 32%। इसके पीछे रीजन पता क्या है, इसका जो मेन रीजन ये है, 2008 के अंदर एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो था आपका US का सब प्राइम हाउसिंग क्राइसिस था, राइट। उसकी वजह से क्या है, जो यहाँ पे हमने टारगेट सेट किए थे वो मीट नहीं हुए। जैसे अभी जो आपको इवेंट देखने को मिल रहा है, जैसे आपका कोविड-19 है, उसकी वजह से भी बहुत सारे यहाँ पे हमने पहले टारगेट सेट किए थे, अब वो टारगेट हम मीट नहीं कर पा रहे क्योंकि 2 साल से हमारी जो इकोनॉमी है ड्यू टू द कोविड इम्पैक्ट क्या हो रही है, जो एक्चुअल ट्रैक पे है वो आ नहीं पा रही है। नेक्स्ट जो यहाँ पे आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि कितनी कंट्रीज ने इसको साइन किया है, और कितनी कंट्री है वो, 84 कंट्रीज ने इसको क्या कर दिया है, साइन किया है, राइट।
इसी के साथ अगर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखें, अब सवाल ये आता है कि 192 कंट्री ने तो एक्सेप्ट कर लिया। सवाल इसमें से नहीं आएगा, आपसे ये पूछे कि किन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। कनाडा, उसके बाद एंडोरा, आपने माइट भी नाम पहली बार सुना होगा, इसलिए मैंने आपके लिए फ्लैग यहाँ पे लगा दिया है। होमवर्क क्या है, आप इसको फाइंड आउट करेंगे वर्ल्ड मैप में आता क्या है। एक आइडिया देता हूँ, ये फ्रांस के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर होना चाहिए था इसके अंदर, वो ही नहीं है, वो है आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ये भी बताएंगे बैकग्राउंड कि जो रिपब्लिकन पार्टीज है उनका क्या यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है, डेमोक्रेट्स क्या मानते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्यों 2001 के अंदर जॉर्ज जो बुश आए थे उन्होंने अपने आप को ऑप्ट आउट किया। यही सेम फिनोमिना जो रिपब्लिकन पार्टी से कौन आए थे, बताइए बताइए बताइए। 2015 के बाद 2016 के अंदर जिन्होंने ऑफिशियली एज ए प्राइम मिनिस्टर, बिल्कुल सही, डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भी अपने आप को किससे एग्जिट करवाने की बात कही थी, पेरिस क्लाइमेट डील से, राइट। ये किसका इतिहास रहा है, यूएस का इतिहास रहा है कि वो चाहता है कि सब मेरी सलाम करें, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है वो मेरी तरफ मत देखो आप, राइट। सेकंड है आपका साउथ सुडान। साउथ सुडान क्यों, ये अभी हाल ही में देश बना है, यानी कि अभी इसके अंदर सिविल वॉर थोड़ा सा सेटल डाउन हुआ है, तो या इससे तो उम्मीद करना अभी से हम ये हो सकता है कि क्या बोल सकते हैं, नहीं, साउथ सुडान से तो अभी हम उम्मीद नहीं कर सकते कि इंटरनेशनल लेवल में कोई ये पार्टिसिपेशन करे, क्योंकि इसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक कम्युनिटीज एजुकेशन हो गई, इनके ऊपर काम करना है, राइट। अभी यहाँ पे सवाल क्या बन सकता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। सवाल ये बन सकता है, क्या कनाडा इनिशियल टाइम से ही पार्ट नहीं था? आंसर है नो। कनाडा पार्ट था किसका, क्योटो प्रोटोकॉल का, लेकिन इसने अपने आप को दिसंबर 2011 के अंदर फाइल किया कि ही वांट, क्या करना चाहता है, ये वहां से बाहर निकलना चाहता है। क्यों निकलना चाहता है, क्योंकि इसकी सिंपल सी दो ही चीज थी, ये है आपका नंबर 1 एमिटर और ये है आपका नंबर 2 एमिटर, ये दोनों बाहर हैं। तो कनाडा का उसमें होने का फायदा क्या है, इसलिए इसके अंदर आर्टिकल 27 क्लॉज 2 क्योटो प्रोटोकॉल का क्या बोलता है, अगर कोई कंट्री इस जो अरेंजमेंट है, यानी कि जो हमारा प्रोटोकॉल है, इससे बाहर निकलना चाहता है, तो उसका इफेक्टिव कब होगा। 2011 के अंदर क्या किया, अप्लाई किया किसने, कनाडा ने, और वो लागू कब से माना जाएगा, 2012, यानी कि ऑफिशियली दिसंबर 15 दिसंबर 2012 से जो आपका कनाडा, ये लीजिए मैं थोड़ा साइड हो गया, 15 दिसंबर 2012 से कनाडा क्या नहीं है, पार्ट नहीं है। लेकिन जब प्रायर की बात करूं उससे पहले की कनाडा पार्ट हुआ करता था। चलते हैं आगे। यूपीएससी के लिए क्या आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका लीगली बाइंडिंग। दूसरा, इसके अंदर कौन सी पार्टीज आएंगी, सिर्फ और सिर्फ यूएनएफसीसी की जो पार्टीज है वही इसके अंदर भाग लेंगी। सेकंड, यूएनएफसीसी का कौन सा सेशन था, ये 3rd सेशन था। उसके बाद आता है कौन सा यहाँ पे मेन वर्ड है, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड नहीं कर सकते, इंटरनेशनल शिपिंग ऐड नहीं किया जा सकता और इंटरनेशनल एविएशन को ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब देखिए इंटरनेशनल शिपिंग है, ये एक पर्टिकुलर कंट्री की बाउंड्री है। अब वेसल यहाँ से चला है आपका, इधर भी इसने रिलीज किया है, अब इसकी जिम्मेदारी किसकी है, ये या फिर जो इसके नियर बाय कंट्री है उसकी, तो इसलिए जो इंटरनेशनल शिपिंग और एविएशन इससे बाहर रखा गया है। उसके बाद यहाँ पे कैन यूज, ठीक है, ये वर्ड याद रखना है, कैन यूज, क्या क्या, लैंड यूज चेंज और फॉरेस्ट्री, ये इसके अंदर आ सकता है। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पे इंडिया और क्योटो प्रोटोकॉल का क्या रिलेशन है, इंडिया को एग्जेम्प्ट किया है लीगली बाइंडिंग से, लेकिन इंडिया अपने आप को क्या बोलता है, वी आर अ रिस्पॉन्सिबल नेशन। तो हम क्या करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा यहाँ पे क्या करेंगे, निभाएंगे, और हमारे से जितना बन पाएगा हम अपने एमिशन को कम करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो मेन वर्ड आता है, यहाँ पे Annex 1, Annex 2, Annex B, ये क्या होते हैं, ये हमारा एक डेडिकेटेड लेक्चर आएगा, उसके अंदर डिटेल में बात करेंगे। अभी मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक होती है आपकी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री और एक होती है नॉन इंडस्ट्रियलाइज, यानी कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज वो जैसे कि आपका यूएस जो हो गए हैं, इसके अंदर जापान हो गए, ये सारी इसके अंदर आएंगे, यानी कि Annex 1 कंट्रीज। और यहाँ पे क्या बोला गया है, यही कंट्री है जो कि सबसे मेजर रिस्पॉन्सिबल है, जिन्होंने ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले किया है, तो इनके ऊपर सबसे ज़्यादा पेनल्टी या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सही वर्ड यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इनको अपने एमिशन को कम करना है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये तो प्रीवियस पे आ गया। इसके बाद ये सारी चीज़ें हो गई हैं। एक चीज़ आपने गौर की होगी, ये बातें स्टार्ट हुई है 1997, उसके बाद 2005 में ये फोर्स में आता है, और इसका जो पहला कमिटमेंट पीरियड है वो है 2008 से 2012। तो अब सवाल आता है कि 2008 से 2012
तक जो कमिटमेंट रही वो था आपका पहला पीरियड। उसके बाद क्या है, उसके बाद आया आपका दोहा अमेंडमेंट। क्या आया उसके बाद? उसके बाद आता है आपका दोहा अमेंडमेंट, जिसका टाइम पीरियड है 2012 से 2020। अगर आप ऑफिशियली डेट की बात करें, ये आता है जनवरी 2013 से दिसंबर 2020 इसकी ऑफिशियल डेट है, राइट, जिसके अंदर ये आपका सेकंड कमिटमेंट आता है। अब सवाल ये आता है कि आपको एज ए यूपीएससी यानी कि आईएएस के एग्जाम के अकॉर्डिंग कौन से पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, ये यहाँ पे मैंने आपके लिए अनलाइन कर दिए हैं। किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं वो आप ध्यान से देखिए। कितनी कंट्रीज बाइंडिंग है इसमें? 37। कौन सी कंट्री ने विड्रू किया है 2012 के अंदर? कनाडा ने विड्रू किया है। और ये मैंने आपको पहले बता दिया, कनाडा ने अप्लाई किया था दिसंबर 2011 के अंदर अप्लाई किया था। और आर्टिकल 27 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी, बहुत जगह पे गलत बताया जाता है, ये आप थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा। इसके एक साल बाद 2012 दिसंबर के अंदर ऑफिशियली माना गया है कि यस, कनाडा इज नो लॉन्गर पार्ट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। डन। उसके बाद कितनी कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया है? कंट्रीज हैं 135 जिन्होंने एक्सेप्ट किया है। और कितनी कंट्रीज चाहिए कि ये आपका अमेंडमेंट फोर्स में आ जाए? 144 कंट्रीज चाहिए। और अभी की अपडेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, 147 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया, यानी कि अब ये फोर्स में आ सकता है, राइट। उसके बाद यहाँ पे 37 कंट्रीज बाइंडिंग है, लेकिन उनमें से सिर्फ कितनी कंट्रीज ने अभी तक क्या किया है? रेटिफाई किया है। सिर्फ 7 कंट्रीज ने रेटिफाई किया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि आपका जो यूपीएससी है, अरे साफ हो जाओ भाई, जो यूपीएससी है किस लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है और आपके कौन से कीवर्ड्स दिमाग में रखने हैं। ये ना मेंस में बहुत कम आते हैं। आपका सवाल पता है किस तरीके से आएगा? सेलेक्ट द फॉलोइंग, उसके अंदर ऑप्शन ए बी सी करके आपके 4 ऑप्शन होंगे। नीचे फिर आपको लिखा होगा कि सेलेक्ट करेक्ट वन फ्रॉम द अबव गिवन ऑप्शन। तो उसके अंदर आपको इस तरीके से पॉइंट मिल सकते हैं कि कितनी कंट्रीज ने रेटिफाई किया है, कितनी कंट्रीज चाहिए फोर्स में लाने के लिए। तो ये वहां से आपको हेल्प मिलेगी इन फैक्ट्स के थ्रू। अब आगे आता है कि इंडिया और दोहा अमेंडमेंट, इसके बीच में क्या है? देखिए, इंडिया ने आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के तहत जो ये अमेंडमेंट हुए हैं उसको क्या किया है? अडॉप्ट किया है, एक्सेप्ट किया है। और अक्टूबर 28, 2020 यानी कि जो मैंने आपको इससे प्रीवियस स्लाइड पे बताया था, 147 कंट्रीज ने इसको ऑलरेडी क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया है। और 2012 से 2020 की जो आपकी सेकंड कमिटमेंट वाली रेंज थी वो इंप्लीमेंट हो चुकी है। और ऐसा करने वाला इंडिया 80वां देश था, यानी कि 80th कंट्री थी इंडिया जिसने इसको क्या किया? एक्सेप्ट किया है कि यस वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दिस वन। ये लीजिए, मैं साइड हो गया, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं ये मार्कर देखिए मैं हटा देता हूँ। डन, गुड। इसके बाद आता है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल में क्या चाइना पार्टिसिपेटेड है? यस, मई 29, 1998 चाइना ने पार्टिसिपेट किया। अब आप में से कई बच्चे सवाल पूछ सकते हैं, सर अभी आपने बोला कि यूएस और चाइना क्या नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। देखिए, एक चीज यहां पे मैं क्लियर कर देता हूं, यूएस ने तो क्या कर दिया? डिनाई कर दिया सीधा। और एज पर रूल चाइना पार्ट ही नहीं है, बिकॉज चाइना कौन से सेक्शन में आता है? नॉन एनेक्स कंट्रीज के अंदर आता है। और नॉन एनेक्स कंट्री क्या है? लीगली बाइंडिंग नहीं है कि वो अपने एमिशन को रिड्यूस करे। यही तर्क किसका था? यही तर्क तो कनाडा का था कि भाई यहाँ पे पहले नंबर पे ये आता है एमिट करने में, दूसरे नंबर पे ये आता है, और यही दोनों है नहीं डील के अंदर। फायदा क्या है यहाँ पे डील को फॉलो करने में, राइट। और ये हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसका की पॉइंट है, यानी कि हम देखने वाले हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका क्या बेनिफिट था, ठीक है। ओजोन डिप्लीशन क्यों यहाँ पे हमारा मेजर फोकस बना, इसके पीछे के रीजन क्या थे, राइट। तो क्यों ना हम इस पूरे लेक्चर को समअप कर लें कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है उसको एक बार समअप करते हैं। देखिए, मैंने आपको बोला था कि आपको समराइज प्लस बैकग्राउंड सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। ये बात स्टार्ट होती है आपकी 1972, यानी कि स्टॉकहोम से ये सारी बातें स्टार्ट होती हैं। स्टॉकहोम के 20 साल बाद क्या थी ये बातें, डिटेल में कभी देखेंगे इसको। उसके 20 साल बाद, कितने साल बाद? 20 ईयर्स के बाद यहाँ पे एक और समिट होती है। ये कौन सी तारीख को होगी? अगर ये 72 है, बिल्कुल सही जवाब, ये होगा 1992, और इसको बोलते हैं रियो अर्थ समिट, राइट। इस रियो अर्थ समिट में 3 चीजें हुई थी। एक तो था यूनाइटेड नेशन का कन्वेंशन पास हुआ था डेजर्टिफिकेशन के लिए, एक बायोलॉजिकल कंजर्वेशन के लिए, और एक हुआ था आपका यूएन
यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ये पास हुआ था। अब इसके तहत क्या था कि जितनी भी अब यहाँ पे क्या होंगे, डिस्कशंस होंगे यानी कि मीटिंग्स होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। यानी आपका एक वन लाइनर क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन हो गया कि किसके तहत COP20 यानी कि नॉट COP20, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी वर्ड आता है, ये आता है आपका UNFCCC, और ये आपका आया था 1994, राइट। अर्थ समिट हुई है 1992 और UNFCCC कब आता है आपका 1994, और यहीं से आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो सिलसिला है वो स्टार्ट होता है। तो पहली आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपकी हुई थी जर्मनी की अंदर। कैपिटल है क्या है मुझे अब बताइएगा कमेंट में, बर्लिन के अंदर ही हुआ था। सेकंड आपकी कॉप कहाँ हुई थी, बताइए। जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर ये हुआ था। और यहाँ पे जो आज का हमारा टॉपिक था, थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कहाँ हुई थी, थर्ड कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई थी जापान के क्योटो के अंदर। ये एक सिटी है जापान की, वहां पे ये आपकी मीटिंग हुई थी, राइट। तो एक सिंपल सा ये फ्लो चार्ट समझ में आ गया आपको। सारी बातें आपकी कहां से स्टार्ट होती है, 1972, फिर उसके 20 साल बाद आपका क्या आता है, रियो डी जेनेरियो के अंदर अर्थ समिट होती है, और ये आपका कहां पे सिचुएटेड है, ब्राजील के अंदर सिचुएटेड है। अभी देखिए, अगर कोई इंटेलिजेंट बच्चा हो इमीडिएटली जाके देखेगा ब्राजील कहाँ है, रियो डी जेनेरियो, इनकी लोकेशन कहाँ है, स्टॉकहोम कहाँ है, ये स्वीडन की अंदर आपके बताइएगा राजधानी है या कोई मेजर सिटी है, बताना ये स्टॉकहोम क्या है। फिर उसके बाद UNFCCC का जन्म कब होता है, ये है आपका 1994। उसके बाद आपकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 हुई है आपकी, उनका पूरा सीक्वेंस बताया है। कौन सी है, जर्मनी के अंदर, फिर उसके बाद हुआ है स्वीडन के, नॉट स्वीडन, स्विट्जरलैंड के अंदर, फिर यहाँ पे आपका है जापान क्योटो प्रोटोकॉल। इसके बाद थोड़ा सा और चले, पूरा फ्लो बन गया है आज तो, ओके। इसके बाद यहाँ पे हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी किसकी देख ली है, 1997। अब बात ये आती है कि जो 1997 के अंदर यहाँ पे डिसीजन लिए गए थे, मार्च की हम बात कर रहे हैं, मार्च के अंदर कौन सी पार्टी बनती है, यहाँ पे रिपब्लिकन के तहत यूएस में कौन सेलेक्ट होके आ रहे हैं, यहाँ पे यूएस के अंदर सेलेक्ट होके आ रहे हैं बुश, राइट। और इनका हमेशा से डायलॉग यही रहा है कि देयर इज नो एनी काइंड ऑफ क्लाइमेट चेंज, दिस इज द सिंपल टैक्टिक्स टू स्टॉप। जो भी यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे एक्टिविटीज कर रहे हैं उनको रोकने का सबसे बढ़िया हथकंडा है कि यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज़ है, एक्चुअली ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। लेकिन उसके बाद भी यहाँ पे 2001 जुलाई के महीने के आसपास जब मीटिंग हुई थी तो 178 कंट्रीज ने अपनी रजामंदी दिखाई दी, येस वी शुड डू समथिंग, ताकि ये जो आपके एमिशंस है उससे जो अर्थ की यहाँ पे एमिशंस हो रहे हैं, अर्थ को जो नुकसान हो रहा है उसको हम क्या कर सके, कम कर पाए। सबसे तगड़ा यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि 2004 के अंदर, कब, 2004 के अंदर जो आपका रशिया था, रशिया ने भी इसे क्या किया, रेटिफाई किया, राइट। रशिया ने भी इसको रेटिफाई किया। रशिया के रेटिफाई करते ही यहाँ पे फोर्स में आ गया ये 2005 के अंदर, राइट। 2005 में ये फोर्स में आता है और यहाँ पे आपकी फिर 2 अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट हो जाती है। एक होती है आपकी 2008 से 2012 और एक फिर आपकी बन जाती है 2013 से 2020। हालांकि अगर आप ऑफिशियल डेट देखोगे वो 2000 लिखेगा, लेकिन जब काउंटिंग की बात करते हैं ये जनवरी और ये दिसंबर के एंड तक, राइट। अब यहाँ पे ये कौन से एग्रीमेंट के तहत आया है, ये आया है आपका दोहा एग्रीमेंट लगा लीजिए या अरेंजमेंट लगा लीजिए या अमेंडमेंट मान लीजिए, उसके तहत ही आपकी इम्प्लीमेंट जो पिक्चर में आई है ये। और यहाँ पे इंडिया कितनी भी कंट्री थी जिसने इसको अडॉप्ट किया था, 80th कंट्री थी, और यहाँ पे 37 कंट्रीज, राइट, जिन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। अब यहाँ पे बहुत से जो यहाँ एक बार थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। हमने यहाँ से एक पूरा फ्लो चार्ट बनाया, राइट। यहाँ तक हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज देखी सारी। उसके बाद यहाँ पे जो मेजर सिनेरियोज हुए थे 2001 से 2004 के बीच में वो हमने देखा। इसके बाद यहाँ पे आपके 2005 में क्या आपकी 2 ब्रांचेस बाइफर्केट होती कैसे ये हमने देखा, राइट। तो यहाँ से आपके जो मेजर टॉपिक्स हैं वो कंबाइन होते हुए अब आपको देखना स्टार्ट होंगे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, यूएनएफसीसी का बैकग्राउंड क्या है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन क्या है, रियो डी जेनेरियो यानी कि आपके जो अर्थ समिट हुई है उसका बैकग्राउंड क्या है। ये सारी चीज़ें आपकी अब क्या होंगी, समराइज होती जाएंगी, कनेक्ट होती जाएंगी। जैसे जैसे लेक्चर्स आपके बढ़ेंगे, यहाँ पे हमारे 4 लेक्चर्स हो चुके हैं। अब आप एक चीज़ देखेंगे, जब आपने नेट जीरो की बात स्टार्ट की थी, नेट जीरो के साथ अब बहुत सारी चीज़ें लिंक होती जा रही है, राइट। तो अब इनको हम क्या करेंगे, डिटेल में देखते जाएंगे, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को डिटेल में देखेंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते हैं आप में से कितने बच्चे जो यहाँ पे
स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बीच में सवाल पूछे, कौन इनको आंसर कर पाएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।